मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे छोटी छोटी घटनाओं पर बात करने जा रहा हूँ, खबरों पर बात करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सब के सब महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत करते हैं सुनामी से। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ दिनों पहले रूस में एक बहुत ही तीव्र भूकंप आया, 8.8 की तीव्रता वाला, और इसे दुनिया के सबसे तेज भूकंपों में शामिल किया गया है। 8.8 अपने आप में ये बहुत अधिक होता है। पृथ्वी पर जब 6 और 6 से थोड़े से भी ऊपर के भूकंप आते हैं तो भयावह तबाही मचा देते हैं। आपको मालूम होगा, ये तो 8.8 की तीव्रता वाला था। तो इससे आसपास के इलाकों में सुनामी की स्थिति पैदा हो गई। सुनामी सुनामी का अर्थ है ऊंची तेज लहरें, समुद्र में ऊंची तेज लहरें उठने लगी। आसपास के एरिया तक वो फैले। चीन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, अमेरिका के जो प्रशांत महासागर का जो तटवर्तीय क्षेत्र है, उसमें भी इसका असर हुआ। मेरे बताने का उद्देश्य ये नहीं है। मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि इस घटना के माध्यम से आपको सुनामी नामक टॉपिक पर तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि सन 2004 में जो अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, और उस सुनामी ने भयावह तबाही मचाई थी, और उधर चेन्नई वगैरह तक वो फैल गई थी सुनामी। उस समय एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा गया था। इस बीच में मुझे याद नहीं आ रहा है कि सुनामी पर कोई प्रश्न आया हो। जापान में भी बहुत जबरदस्त रूप से उसका असर हुआ था। तो प्री में भी क्वेश्चन आया था और मेंस में भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ सुनामी की चर्चा करने का उद्देश्य मेरा केवल इतना बताना है कि आप इस टॉपिक को अगले साल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें। दोस्तों, सुनामी के साथ ही साथ एक तूफान भी आया, जिसे आप साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ये फिलीपींस में आया। उसका नाम है उविफा तूफान। उविफा 2-3 साल पहले तक मुझे याद आ रहा है कि लगभग 4-5 साल तक कंटिन्यू तूफानों के नाम पर प्री में एक न एक प्रश्न पूछ लिया जाता था कि ये तूफान है, ये किन किन देशों में आए थे, किन किन समुद्रों में आए थे, इस तरह से पूछ लिए जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से डेफिनेटली इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर 2-3 सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं तो हम ये मानकर नहीं चलेंगे कि आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। ये सब बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं। तथ्य केवल आपको दिमाग में रखने होते हैं। सावधानी के साथ पढ़ लेना और सावधानी के साथ सुन लेना ही अपने आप में पर्याप्त होता है। बस इसकी वजह से, केवल थोड़ी सी सावधानी न बरतने की वजह से, क्यों आप अपने नंबर खोने का रिस्क लेते हैं। तो दोस्तों, बस छोटी सी खबर है कि फिलीपींस में वीफा नामक तूफान आया। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, एक साइबर फ्रॉड के मामले को लेकर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं, और ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है साइबर फ्रॉड। हमारे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट के सेशन में सरकार बहुत से प्रश्नों के जब उत्तर देती है तो वहाँ बहुत से इम्पॉर्टेंट तथ्य हमें मिलते हैं, और ये जो तथ्य हैं भले ही प्री एग्जामिनेशन में सीधे सीधे काम ना आए, लेकिन प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके सही उत्तर तक पहुंचने में ये हमारी मदद करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है, अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा तार्किक और वजनदार बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट सूचनाएं होती हैं, आप केवल उन्हें ही नोट करें। अदरवाइज आपके दिमाग में घटनाओं, सूचनाओं और आंकड़ों की इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो जाएगी कि कोई भी घटना, सूचना आपके काम की नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों, साइबर फ्रॉड के मामले में जो सूचना दी गई है राज्यसभा में हमारे मंत्री जी द्वारा, उसको ध्यान से सुनिए। 2021 से जून 2025 तक, इस बीच में
जो घटनाएं हुई हैं उनके अगर प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जाए, वृद्धि देखी जाए, तो 900% की वृद्धि हुई है। साइबर फ्रॉड के मामलों में 900% की वृद्धि हुई है। और यदि हम इसके बारे में डेटा के संदर्भ में बात करें तो इस बीच में यानी कि 2021 से जून 2025 तक आप कल्पना कर सकते हैं कि साइबर फ्रॉड की कितनी घटनाएं हुई। 66 लाख से भी अधिक। कल्पना करके देखिए, 66 लाख से भी अधिक साइबर फ्रॉड की घटनाएं घटी हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से लगातार इसके बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। टीवी पर भी एड्स आते हैं बाकायदे, मोबाइल पर भी बहुत समय तक साइबर फ्रॉड को लेकर के जब आप किसी को कॉल करते थे तो आपको ध्यान होगा कि उससे पहले थोड़ा सा एक मैसेज आता था कि कैसे आप सावधानी बरतेंगे। तो सच पूछिए तो एग्जामिनेशन के लिए तो ये डेटा इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ये जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं और साथ ही साथ आपको सतर्क करने वाले भी हैं कि जब भी इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हों आप तुरंत सतर्क हो जाएं। दोस्तों, जो अगली खबर है वो हमारे एलन मस्क साहब को लेकर के है। कुछ दिनों पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारे अरबपति जो एलन मस्क साहब हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि वे अमेरिका में एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। और इस पार्टी के जरिए वो जो हमारे ट्रंप साहब हैं जिनके वो बहुत कुछ दिनों पहले तक प्रिय थे उन्हें चुनौती देंगे। वाह, क्या बात है। देखिए कि अभी अभी फ्रेंडशिप डे गया है, दोनों इतने गहरे दोस्त थे और अब दोनों एक दूसरे को चुनौती देने वाले बन गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ी सी बातें इसके बारे में बताना चाहूँगा कि एलन मस्क ने जो ये रास्ता चुना है उनके लिए यह कितना आसान है, क्योंकि अमेरिकन राजनीतिक पद्धति का सवाल है। अमेरिका के बारे में आपको मालूम होगा कि सामान्यतः अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है। लगभग पिछले 150 सालों से वहाँ डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 ही पार्टियों का दबदबा है। बीच बीच में तीसरी पार्टियां आई, लेकिन सच बात यह है कि वे सरवाइव नहीं कर सकी। और उसका कारण यह है कि जो अमेरिकन्स हैं वो केवल इन 2 पार्टियों को ही स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ जब तीसरी पार्टी कोई उभरने की कोशिश करती है तो वहाँ के कुछ कानून ऐसे हैं जिसके कारण उन्हें सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं केवल उन कानूनों की बात बता रहा हूँ जो इससे जुड़े हुए हैं। पहली बात तो यह है कि क्या एलन मस्क की पार्टी अगर जीत भी जाती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकेंगे? साफ तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी पार्टी चाहे 100% वोट भी पा जाए लेकिन कम से कम एलन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वहाँ के संविधान में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। और आप जानते हैं कि एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। पहली बात। दूसरा नेक्स्ट ये है कि अमेरिका का यह नियम है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति होता है वही चुनाव में जीतता है, चाहे फिर उसे बहुमत मिला हो या न मिला हो। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि जो अमेरिकन्स हैं वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना उनको वोट देने से बचते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सबसे ज़्यादा वोट इसे नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो नियम और कानून हैं वो थोड़े से बहुत कठिन से हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या नियम है, आप चुनाव में खड़े होना चाहते हैं, कुछ लोगों के हस्ताक्षर करा लीजिए और आप उम्मीदवार बन जाएंगे। लेकिन वहाँ अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो हजारों लोगों के हस्ताक्षर आपको जुटाने पड़ते हैं, हजारों लोगों, तब कहीं जाकर के आपका नामांकन होता है और ये कर पाना आसान नहीं होता है। दोस्तों, तीसरी जो मुसीबत है, बहुत व्यावहारिक मुसीबत, वो है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो अभी सत्ता में नहीं है उसने पब्लिक फंडिंग में लगभग 1.2 अरब डॉलर जुटाए और जो ग्रीन पार्टी है, जो तीसरी पार्टी है, उसे 1% भी फंडिंग नहीं मिली। अब बिना फंड के वहां आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो छोटी पार्टियों को वहां के लोग स्वीकार नहीं करते। आखिरी पॉइंट और वो ये है कि वहाँ राष्ट्रपति पद के लिए फिर बहस होती है आपस में, आपको ध्यान होगा। तो बहस में शामिल होने के लिए
प्रत्याशियों को सर्वे में 15% समर्थन चाहिए और छोटी पार्टियों के लिए 15% का समर्थन जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर नतीजा ये होता है कि वो बहस में शामिल नहीं हो पाते। जब वो बहस में शामिल नहीं हो पाते तो लोग नहीं जान पाते कि भाई इनका एजेंडा क्या है, और फिर वो ऑटोमेटिक तरीके से आप यूँ कह लीजिए कि चुनाव में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर अब जो एलन मस्क दावा कर रहे हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को पराजित कर दूंगा, उसके बारे में आप सोच सकते हैं, अपनी तरफ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।